हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एनबी ई लर्निंग में। तो आज मैं इस वीडियो में कक्षा 11वीं राजनीति विज्ञान के प्रैक्टिस पेपर को लेकर आया हूँ। दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों में उसके सरकार से संबंधित विभिन्न स्कूलों में कल पॉलिटिकल साइंस का पेपर है, उससे संबंधित ये प्रैक्टिस पेपर है जो कि काफ़ी सहायता करेगा आपके इस फाइनल पेपर में। तो वीडियो को अंत तक देखें, प्रश्नों को उत्तर सहित आपको समझाऊंगा और लिखने के तरीके भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो जैसा कि 40 मार्क्स का पेपर आएगा, ये क्वेश्चन है कि पूरा प्रश्न पत्र ABC 3 भागों में डिवाइड होगा। भाग ए में 8 प्रश्न होंगे, प्रत्येक 2 अंक का होगा, आपको मैक्सिमम 50 वर्ड। इससे भी अच्छा तरीका क्या है बेटा कि आप पॉइंट में लिखना, 2 अंक का है, कम से कम 2 पॉइंट तो लिखो और एक और एक्स्ट्रा आता तीसरा पॉइंट भी लिख सकते हो, तो नंबर आपको पूरे बटा पूरे मिलने के चांसेस होते हैं। आगे बढ़ते हैं। भाग बी में 3 प्रश्न है, प्रत्येक 4 अंक का है, तो आपको 4 पॉइंट लिखने ही लिखने हैं। कितने पॉइंट? 4 मिनिमम पॉइंट लिखने हैं या 100 शब्दों में। 100 शब्दों का अर्थ है बेटा कि अगर आपको कोई डेफिनेशन लिखनी है तो वो तो आप पॉइंट में नहीं लिख पाओगे ना, तो वो वर्डों में लिखनी है। प्रश्न भाग सी में 2 प्रश्न होंगे 6 अंक के, 170 शब्द, यानी कि आपको 6 पॉइंट में इसका जवाब देना है। तो ये प्रश्न शुरू होते हैं बेटा कि गांधी जी का स्वराज से क्या आशय अथवा हानि सिद्धांत का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो हम इसकी आंसर की पे चलते हैं और आंसर की से क्वेश्चन को समझेंगे, ठीक है। तो बेटा पहला प्रश्न क्या है? गांधी जी के स्वराज से क्या आशय है आपका। तो अगर आपको 2 नंबर के पॉइंट में लिखना है तो मैं ऐसे बताऊंगा कि स्वराज्य का आशय अपने ऊपर अपना राज है। तो स्वराज्य का अर्थ क्या है बेटा? अपने ऊपर अपना राज, स्व खुद का राज। इस वर्ड पे आप डीपली कंसेप्ट करना कि स्वराज होता है खुद का राज। गांधी जी ने हिंद स्वराज में इसके विषय में लिखा है। गांधी जी के अनुसार, दूसरा पॉइंट ये बन जाएगा बेटा, गांधी जी के अनुसार जब हम स्वयं पर शासन करना सीखते हैं तभी स्वराज है। तो 2 नंबर का है बेटा, यहाँ देखो, और आपको 2 पॉइंट लिखने, एक तो ये इसका अर्थ, और गांधी जी ने क्या कहा 2, तो आपको 2 के 2 नंबर मिल जाएंगे। लेकिन कुछ बच्चे पॉइंट पे लिखने से घबराते हैं तो आपको थोड़ा लंबा लिखना पड़ेगा। आपकी इच्छा है, मैं बेस्ट तरीका बता रहा हूँ, पॉइंट में उत्तर देना, पूरे बटा पूरे नंबर आपको मिलेंगे। आगे देखते हैं। स्वराज केवल स्वतंत्रता ही नहीं बल्कि संस्थाओं से मुक्ति है जो मनुष्य को उसी मनुष्यता से वंचित करती है। गांधी जी का मानना है कि स्वराज के फलस्वरूप होने वाले न्याय के सिद्धांत से निर्देशित होकर व्यक्तिगत सामूहिक दोनों तरह के संभावनाओं से अवमुक्त होंगे। यानी स्वराज्य का तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं कि सभी प्रकार के भारी प्रतिबंधों, भारी गुलामी से आज़ादी। तो 3 महत्वपूर्ण पॉइंट, यानी कि 2 नंबर आपको मिलने हैं। अगले वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हानि का सिद्धांत। अब इसका आप पॉइंट नहीं बना सकते, तो इसका तरीका क्या है? हानि का सिद्धांत किसने दिया था बेटा? J.S. मिल ने दिया था। किसने दिया था? J.S. मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल ने दिया था। किसी के कार्य करने की स्वतंत्रता में व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से हस्तक्षेप केवल तभी कर सकते हैं जब इकलौता लक्ष्य आत्मरक्षा हो। तो 1 नंबर का पॉइंट तो ये बन गया। सभ्य समाज के किसी सदस्य की इच्छा खिलाफ शक्ति के औचित्यपूर्ण प्रयोग का एकमात्र उद्देश्य हानि से बचाना। तो दूसरा पॉइंट, यानी हानि का सिद्धांत कहता है कि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता में हम तभी हस्तक्षेप कर सकते हैं जब प्रश्न आत्मरक्षा का आ जाए। तो पहले पॉइंट से आपको डेफिनेशन और क्वेश्चन दोनों समझ में कि J.S. मिल ने सिद्धांत दिया कि किसी के कार्य करने की स्वतंत्रता में व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से हस्तक्षेप करने का क्या इकलौता लक्ष्य? आत्मरक्षा। यानी हम जैसे सबको आज़ादी है कुछ भी करने की, लेकिन कोई गन लेके किसी को मारे तो हम उसको मना कर सकते हैं, हालांकि उससे उसकी आज़ादी भंग होती है। सभ्य समाज के किसी सदस्य की इच्छा खिलाफ, यानी कि अच्छे समाज में किसी सदस्य की इस इच्छा के खिलाफ शक्ति का औचित्यपूर्ण प्रयोग तभी कर सकते हैं जब उद्देश्य अन्य किसी को हानि से बचाना हो। यानी पुलिस का फायरिंग करती है जब लगता है कि सामने वाला किसी दूसरे को नुकसान पहुंचा रहा है। तो हानि का सिद्धांत ये कहता है बच्चों कि हम तभी दूसरे की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप कर सकते हैं जब लक्ष्य आत्मरक्षा या अन्य की रक्षा से जुड़ा हो। प्रश्न 2, ठीक है, देखो 2 पॉइंट ना, 2 नंबर मिलने ही मिलने हैं। इस तरीके से लिखोगे बेटा पूरे बटा पूरे नंबर मिलते हैं। लोकसभा की किसी 2 विशेष शक्तियों का उल्लेख कीजिए। नंबर 1, धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किए जा सकते हैं और वहीं उसे संशोधित या अस्वीकृत कर सकती है। तो धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किए जा सकते हैं। राज्यसभा केवल इसको कुछ दिन के लिए पेंडिंग, होल्ड में रख सकता है, लेकिन धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किए जाते हैं। दूसरा, मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा क्या होता है?
जिसमें लोग चुनकर आते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी सुना होगा। सबसे पहले पीएम हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो पहले लोकसभा के मेंबर हैं, फिर देश के प्रधानमंत्री हैं। तो लोकसभा के मेंबर ही अपने में से मंत्री परिषद का चुनाव करते हैं। और 91वें संशोधन में कहा गया था, क्या कहा गया था कि मंत्री परिषद की संख्या कितनी होनी चाहिए, 15% तक ही हो सकती है, इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। तो दो महत्वपूर्ण कार्य हैं। और भी लिख सकते हो कि प्रधानमंत्री का चुनाव होता है इसमें से, या मंत्री परिषद की शक्तियाँ हो गई, और ये ठीक है बहुत सारी शक्तियाँ आपने अपने बुक में देखी होंगी। आपको दो महत्वपूर्ण शक्तियाँ मैंने बता दी हैं। अब है जनहित याचिका, किस तरह गरीबों की हेल्प करती है बेटा, जनहित याचिका किस तरह गरीबों की हेल्प करती है। तो बहुत ही आसान प्रश्न है कि जनहित याचिका का अर्थ है ये न्यायिक सक्रियता को बढ़ाती है, न्यायिक सक्रियता को बढ़ाती है। ठीक है, नंबर 1 न्यायिक सक्रियता को बढ़ाती है। और दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है इसका कि जब समाज में किसी गरीब तबके या किसी वंचित वर्ग के न्याय नहीं मिल रहा हो तो कोई भी चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे कोई समूह हो, चाहे कोई वकील हो, उनके नाम पे कोर्ट में PIL जनहित याचिका डाल सकती है। इससे क्या होता है कि जिन लोगों को न्याय के बारे में ज्ञान नहीं होता और अन्याय सहते आ रहे हैं उनको भी न्याय मिलता है। तो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है, इससे वंचित वर्गों को न्याय मिलता है, इससे वंचित वर्गों को न्याय मिलता है, वर्गों को न्याय मिलता है। 1 नंबर मिल जाएगा आपको। ठीक है, और दूसरा इससे न्यायिक सक्रियता को बढ़ावा मिलता है। तो 2 पॉइंट लिख सकते हैं, आपको 2 नंबर मिलेंगे। आप उदाहरण भी देख सकते हैं, जॉली LB 1, 2 दोनों मूवी ये जनहित याचिका के पे ही बनी है। आगे बढ़ते हैं बेटा। इमैनुअल कांट के अनुसार न्याय क्या है। इमैनुअल कांट एक विचारक है, उन्होंने क्या कहा न्याय क्या है। उनके अनुसार कि हर मनुष्य में गरिमा होती है, अगर सभी व्यक्तियों की गरिमा स्वीकृत है तो उसमें से हर एक का प्राप्य ये होगा कि अपनी प्रतिभा के विकास और लक्ष्य की पूर्ति के अवसर प्राप्त हो। तो पहला पॉइंट तो बन गया कि अगर सभी व्यक्तियों की गरिमा स्वीकृत है, कि हर व्यक्ति की समाज में एक इज्जत होती है, गरिमा मतलब एक इज्जत होती है, उनमें से हर एक का प्राप्य यह होगा, सबको क्या करना होगा कि वह उन्हें अपनी प्रतिभा के विकास और लक्ष्य की पूर्ति के लिए अवसर प्राप्त हो। जब हमारे व्यक्ति को समान अधिकार मानते हैं तो लक्ष्य क्या होना चाहिए कि हर व्यक्ति को अपनी प्रतिभा और विकास के लक्ष्य समान अवसर मिलने चाहिए। ये नहीं कि कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा है तो उसको भाई तू कोर्स मत कर, तो बहुत पढ़ा लिखा है तू क्यों आगे पढ़ रहा है, ये नहीं। न्याय के लिए जरूरी है कि हम तमाम व्यक्तियों को समुचित और बराबर अहमियत दें, दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट। ठीक है, तीसरा भी लिख सकते हो कि इमैनुअल कांट के अनुसार हर मनुष्य की गरिमा होती है, ये नीचे लिख सकते हो आप। तो पहला तो क्या है कि अगर सभी व्यक्तियों की गरिमा स्वीकृत है, यानी जिस समाज में हर व्यक्ति की इज्जत होती है तो उस व्यक्ति को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होना चाहिए। और न्याय के लिए जरूरी है, न्याय कब आएगा देश में कि जब तमाम व्यक्तियों को समुचित और बराबरी की अहमियत मिले। और इसके अनुसार क्या है कि व्यक्ति की गरिमा होती है, हर मनुष्य की अपनी एक इज्जत होती है। चौथा बेटा, 5वां क्वेश्चन, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए एक प्रत्याशी की क्या योग्यता हो। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर परीक्षा में प्रधानमंत्री बनने की योग्यता आ जाए, प्रधानमंत्री की आ जाए, राष्ट्रपति की आ जाए, ठीक है, राष्ट्रपति की आ जाए या उपराष्ट्रपति की आ जाए, है ना, तो सबके उत्तर हो जाएंगे। पहला पॉइंट सब में कॉमन आएगा कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, भारत का नागरिक होना चाहिए। प्रधानमंत्री और लोकसभा का बनने के लिए 25 साल, राष्ट्रपति बनने के लिए 35 साल और उपराष्ट्रपति बनने के लिए 30 साल की उम्र होनी चाहिए। और राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए भी 30 साल की उम्र होनी चाहिए। तो एक प्रश्न में सारे हो जाएंगे बेटा। क्लियर हो रहा है कि लोकसभा का मेंबर प्रधानमंत्री बनता है, तो प्रधानमंत्री बनने के लिए, लोकसभा का मेंबर बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए बेटा। सबसे पहली तो चारों में कॉमन है, किस किस में, राष्ट्रपति में, उपराष्ट्रपति में। देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ दोबारा से एक बार, लोकसभा फिर राज्यसभा, ठीक है, और यहाँ पे प्रधानमंत्री PM, प्रधानमंत्री, यहाँ पे राष्ट्रपति, और क्या रह गया एक पद उपराष्ट्रपति। ठीक है बेटा, ध्यान से इस क्वेश्चन को समझो और इस क्वेश्चन से आपके चारों में से कोई भी प्रश्न आए हो जाएंगे। तो ये सब बनने की उम्र अलग अलग है बेटा, कि लोकसभा बनने की 25 साल है, इसकी 25 साल है, और प्रधानमंत्री बनने की उम्र भी 25 साल है। ठीक है, राज्यसभा की 30 साल है और उपराष्ट्रपति की भी 30 साल है, राष्ट्रपति की 35 साल है,
और लोकसभा का चुनाव 5 साल के लिए होता है, राज्यसभा का 6 साल के लिए होता है। तो वह भारत का नागरिक हो, लोकसभा का मेंबर बनने के लिए क्या होना चाहिए, या इन चारों में से किसी पद के लिए वह भारत का नागरिक होना चाहिए। आयु अलग अलग हो सकती है बेटा। वह किसी भी लाभ पद पर ना हो, किसी भी लाभ के पद पर ना हो। वह पागल या दिवालिया, पागल मतलब कि वो मेंटली फिट हो, और दिवालिया मतलब उसमें कोई कर्जा ना हो। तीसरा, अदालत द्वारा अपराधी घोषित ना किया गया हो। तो ये 4 तो सब में कॉमन हो गया। 4 नंबर का है ना बेटा, 4 नंबर का देखो यहाँ पे, लेकिन एक एज वाला जरूर लिखना है आपको। तो लोकसभा का मेंबर बनने के लिए ये कंडीशन है। राष्ट्रपति बनने के लिए सारी कंडीशन सेम है, बस उम्र 35 साल होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति बनने के लिए सारी कंडीशन सेम है, लेकिन उम्र 30 साल होनी चाहिए। और प्रधानमंत्री बनने के लिए भी सारी कंडीशन सेम है, और बस उम्र 25 साल होनी चाहिए। तो ये आपका 5वां प्रश्न। और एक और कोई 4 लिखने हैं आपको, 4 नंबर मिलेंगे। समाजवाद के मुख्य सारोकार, यानी समाजवाद के मुख्य सारोकार 2 नंबर का है, आपको 2 पॉइंट लिखने हैं। तो समाजवाद असमानताओं के जवाब में उपजे कुछ राजनीतिक विचारों का समूह है। तो समाजवाद क्या है, समाज में सभी लोगों की बराबरी का हक मिले, ये समाजवाद का मुख्य उद्देश्य है। तो समाजवाद असमानताओं के जवाब में, भाई जब समाज में असमानताएं होती हैं तभी समाजवाद के लिए प्रयत्न किया जाता है। पहला पॉइंट, ये खासकर वे असमानताएं जो औद्योगिक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से पैदा हुई हैं। और असमानता कब किससे पैदा हुई है बेटा, ये हुई हैं पूंजीवाद से। जब से पैसे का चलन हुआ है, जब से असमानता आई है, और फिर समाजवाद को मुख्य विषय बनाया गया है। तो समाजवाद का समाज के सभी वर्गों के भले के लिए सोचना। ठीक है, 2 महत्वपूर्ण पॉइंट हो गए। समाजवाद का मुख्य सारोकार वर्तमान असमानताओं को न्यूनतम करना। तो ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट बन सकता है कि समाजवाद का मुख्य सारोकार क्या है, कि वर्तमान असमानताओं को न्यूनतम करना, कम करना, संसाधनों का न्यायपूर्ण बंटवारा। नंबर मिल जाएगा 1 सीधा। ठीक है, समाजवाद के पक्षधर पूरी तरह से बाजार के खिलाफ तो नहीं है, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी आधारभूत क्षेत्रों में सरकारी नियमन, नियोजन, नियंत्रण का समर्थन हासिल करते हैं। तो समाजवाद महत्वपूर्ण विषयों पे सरकार का नियंत्रण चाहते हैं। महत्वपूर्ण विषय क्या है, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि, और वर्तमान असमानताओं को कम करने के पक्ष में है, और संसाधनों का न्यायपूर्ण बंटवारा। न्यायपूर्ण बंटवारे का मतलब हर व्यक्ति तक संसाधनों की पहुंच हो। संविधान के 74 एक अनुच्छेद का संबंध किससे है, तो ये भी 2 नंबर का, 2 पॉइंट लिखने हैं कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। 1 नंबर 1 पॉइंट का मिल जाएगा कि संविधान के अनुच्छेद 74 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह का प्रयोग करेगा। तो इसका ही सब पॉइंट हो गया। एक और है कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद से ऐसी सलाह पर पुनर्विचार करने को कह सकता है, और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। यानी मंत्री परिषद ने कोई सलाह दी राष्ट्रपति को, सर आप ये कर लो, लॉकडाउन जल्दी लगा दो, तो राष्ट्रपति क्या कह सकता है कि भाई तू अपनी इस बात पे पुनर्विचार कर, एक बार फिर से सोच ले, सही होगा तभी मैं करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। तो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, पहला महत्वपूर्ण पॉइंट। और परंतु राष्ट्रपति मंत्री परिषद से ऐसी सलाह पर पुनर्विचार करने को कह सकता है, और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। यदि एक अध्यापक कक्षा के कमजोर छात्रों के मनोबल को उठाने के लिए कुछ अतिरिक्त अंक देता है, तो इसमें न्याय का कौन सा सिद्धांत, तो 3 सिद्धांत है बेटा। एक तो समान व्यक्ति के साथ समान व्यवहार, एक होता समानुपातिक न्याय, समानुपातिक न्याय होता है बेटा एक वर्ड, ठीक है। और एक और होता है, 3 सिद्धांत लिखता हूँ। पहला तो क्या है, सबको समान अवसर, सबको समान अवसर। न्याय के 3 सिद्धांत है बेटा, ठीक है, ये पढ़ लेना एक बार आप, ये जरूर परीक्षा में आता है। तीसरा समानुपातिक न्याय, चौथा विशेष वर्गों का विशेष ख्याल, विशेष वर्गों का विशेष ख्याल। तो यहाँ पे कौन है बेटा, कौन सा सिद्धांत काम हो रहा है कि कमजोर छात्रों को मनोबल उठाने के लिए, तो इसमें हो रहा है बेटा आपका विशेष वर्गों का विशेष ख्याल और समानुपातिक न्याय, या यूँ कहें तो तीसरे वाला रूल काम कर रहा है कि विशेष वर्गों का विशेष ख्याल। यानी कि क्या हो रहा है बेटा कि कमज़ोर छात्रों को अगर हम कम नंबर देंगे तो पढ़ेगा नहीं,
तो यहाँ पे तीसरा सिद्धांत फॉलो कर रहा है, विशेष वर्गों का विशेष ख्याल। ठीक है, विशेष ख्याल, तो ये वाला सिद्धांत काम कर रहा है। क्योंकि, और लिखेंगे दूसरा पॉइंट, इससे क्या होगा कि अगर हम उस बच्चे को एक बार थोड़े अच्छे नंबर दे देंगे तो उसमें मोटिवेशन, उसमें अच्छे वो आएंगे विचार कि मैं और मेहनत करूंगा तो और अच्छे नंबर पा सकता हूँ, उसमें कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अब सेक्शन बी 4 नंबर के प्रश्न है बेटा, 4 पॉइंट लिखने। न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान द्वारा किस प्रकार सुनिश्चित किया गया है? तो न्यायपालिका की जो आज़ादी है संविधान ने कैसे सुनिश्चित किया गया है, 4 उपाय बताओ। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। नंबर एक, दलगत राजनीतिक भूमिका को दूर करने के लिए, यानी किसी पार्टी की, दलगत मतलब पार्टी, किसी पार्टी राजनीति की भूमिका को दूर रखने के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में विधायिका को सम्मिलित नहीं किया गया। यानी उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति में किसी भी नेता का हाथ नहीं होगा, केवल राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर ही नियुक्त करेगा। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कैसे न्यायपालिका को आज़ाद कर रखा है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में विधायिका को कोई भी सम्मिलित नहीं किया। विधायिका क्या है? चुने हुए लोग, उनको सम्मिलित नहीं किया गया है। दूसरा, न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को वकालत का अनुभव होना चाहिए। ये नहीं कि नेता का खास बंदा तो जज बन जाएगा। तो दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्या है? दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है बेटा? देखो, न्यायपालिका को आज़ाद करने के लिए, स्वतंत्र करने के लिए कि न्यायाधीश के रूप में वही नियुक्त हो सकता है जिसको वकालत का ज्ञान हो। तीसरा, इनका कार्यकाल निश्चित होता है, ये नहीं कि कोई पार्टी इनको हटा दे तुरंत, नहीं। और इनको जो वेतन मिलता है वो देश की संचित निधि से मिलता है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। इनको जो वेतन मिलता है देश भारत सरकार की संचित निधि से मिलता है, यानी कोई भी व्यक्ति, कोई भी नेता इनकी तनख्वाह को नहीं रोक सकता। न्यायाधीशों को रिटायर होने के बाद उन्हें वकालत करने का कोई अधिकार नहीं है। तो ये 5 महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपको 4 लिखने हैं, 4 नंबर मिलेंगे। ठीक है। अवसर की समानता से आप क्या समझते हैं? बना के लिख लेना। कैसे लिखोगे? अवसर की समानता से आज से समाज में तमाम लोगों को समान महत्व, यानी सभी लोगों को समान महत्व देना। पहला पॉइंट कि माना जाता है कि मनुष्य होने के नाते सभी में कुछ विशेषताएं होती हैं, इसलिए वे समान अधिकार, समान बर्ताव के अधिकारी हैं। दूसरा पॉइंट लिख लेंगे इसको कि पहला तो क्या है? पहला पॉइंट देखेंगे, अवसर की समानता से आशय कि समाज में तमाम लोगों को समान महत्व देना। दूसरा, वे समान अधिकार, समान बर्ताव के अधिकारी हैं। तीसरा, आज अधिकांश उदारवादी जनतंत्रों में कुछ महत्वपूर्ण अधिकार दिए, इनमें जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति जैसे अधिकार सब। तो जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति जैसे सभी को अधिकार मिलने चाहिए। ओके, और क्या होना चाहिए? अगला महत्वपूर्ण है कि लोगों से धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव ना किया जाए। तो चौथा महत्वपूर्ण पॉइंट कि समान अधिकारों के अलावा समकक्षों के साथ बर्ताव के सिद्धांत, यानी सबके साथ एक जैसा बर्ताव, सभी को समान अवसर, सभी को आगे बढ़ने के लिए एक समान सुविधाएं, ये सब देने चाहिए। उन्हें उनके काम और क्रियाकलापों के आधार पर जांचा जाना चाहिए, ना कि उनकी जाति के आधार पर। तो 5वां महत्वपूर्ण पॉइंट। अब 11वें प्रश्न की ओर बढ़ गए हैं। ये मानचित्र है। तो मानचित्र के लिए आपको मैं सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूँ। आपको जो राजनीतिक मानचित्र है उनमें राज्य याद कर लो, यूपी, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना कहाँ कहाँ है, याद कर लो इनको, फटाफट भर देंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है। नकारात्मक और सकारात्मक लिख लोगे इसको बना बना के। तो स्वतंत्रता के 2 आयाम है, नकारात्मक और सकारात्मक। तो अब जब भी आपका ये आया अंतर वाला, तो बेस्ट तरीका क्या है बेटा? ऐसे बॉक्स बना के लिखना, और 6 नंबर का तो 6 पॉइंट लिखना। ठीक है, 6 इसके 6 उसके, या 5 लिख के छठा उदाहरण लिख के, तो आपको 6 में 6 नंबर मिलेंगे बेटा। तो नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है किसी भी बाहरी सत्ता का हस्तक्षेप नहीं होना, कोई भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होना, 1 पॉइंट बन जाएगा। ये उस क्षेत्र को पहचानने और बचाने का प्रयास करती है जिसमें व्यक्ति अनुल्लंघनीय हो, यानी उस क्षेत्र में ये हेल्प करती है कि जैसे प्रकृति में अगर पेड़ पे पौधे फल लगें तो कोई बंदा तोड़ के खा सकता है, तो वो नकारात्मक में आ जाएगा। तो दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट। जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता के पक्षधरों का मानना है कि केवल समाज में ही स्वतंत्र हो सकते हो, समाज से बाहर नहीं। यानी वही व्यक्ति स्वतंत्रता का भोग कर सकता है जो समाज के रूल के अनुसार चले। स्कूटी चलाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप 18 साल के होने के बाद लाइसेंस होना चाहिए आपके पास। तो सकारात्मक है। ठीक है, ये हस्तक्षेप के पक्ष में है, ये केवल समाज में लागू होता है, समाज से बाहर नहीं।
ठीक है। और लिखते हैं नकारात्मक के बारे में, नकारात्मक से समाज में अराजकता आती है। क्या आती है? अराजकता, यानी हिटलर वाला। और सकारात्मक से क्या आती है? कल्याणकारी, कल्याणकारी राज्य बनता है सकारात्मक स्वतंत्रता से। और नकारात्मक से क्या होता है? लोगों का पतन होता है, लोगों का पतन होता है, और इसमें लोगों का उत्थान होगा फिर, ठीक है ना भाई, लोगों का उत्थान होता है। इसमें कोई शांति नहीं रहती, अशांति वाला राज्य बनता है, अशांति, इसमें शांति वाला राज्य बनता है। बस ऐसे ही नकारात्मक मतलब नेगेटिव, यानी कि कोई भी किसी पर प्रतिबंध हो ही ना, वो नकारात्मक स्वतंत्रता है। और सकारात्मक क्या है कि बेटा पढ़ोगे तभी पेपर में पास होगे ना, तो वो सकारात्मक स्वतंत्रता है। और भी देख लो, नकारात्मक स्वतंत्रता का तर्क स्पष्ट करता है कि व्यक्ति को क्या करने से मुक्त है। इसके उलट सकारात्मक स्वतंत्रता कुछ करने की स्वतंत्रता होती है, ठीक है। नकारात्मक कुछ भी कर सकता है, इसमें केवल कुछ करने की स्वतंत्रता। नकारात्मक स्वतंत्रता आर्थिक क्षेत्र में राज्य का हस्तक्षेप कार्य, यानी कि राज्य का बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, जबकि सकारात्मक में व्यक्ति का पूर्ण विकास राज्य के द्वारा ही हो सकता है। तो ये पॉइंट भी आप याद कर सकते हो, बड़े नहीं है, इजी हैं। चौथा, नकारात्मक स्वतंत्रता के अनुसार राज्य का कार्य क्षेत्र सीमित है, राज्य की जो पावर है वो सीमित है। सकारात्मक में राज्य की जो भूमिका है कल्याणकारी है। नकारात्मक स्वतंत्रता एक बुराई है, वहाँ पे प्रतिबंध एक बुराई है, परंतु सकारात्मक में प्रतिबंध अच्छी चीज़ मानी गई है। अथवा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध होना चाहिए या नहीं। बताओ भाई, आपको बोलने की स्वतंत्रता है, क्या उस पर प्रतिबंध होना चाहिए? अगर जो बच्चे कह रहे हैं होना चाहिए, तो उसके पॉइंट में आपको 5 पॉइंट और लिखने हैं। कैसे? नंबर 1 कि इसलिए होना चाहिए कि इससे तो कोई सरकार के खिलाफ, कोई धर्म के खिलाफ कुछ भी बोल सकता है, कोई मनमानी ढंग से लोगों को भड़का सकता है, लोगों में गलत भावनाएं पैदा कर सकता है, ठीक है, वो समाज में बुराइयां फैला सकता है, वो कुछ गंदे दिखा सकता है, ये सब। और अगर प्रतिबंध होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो लिखो क्यों नहीं होना चाहिए। क्योंकि इससे लोगों को आज़ादी मिलती है, लोगों को बोलने का अवसर मिलता है, लोग अपनी मन की भावनाएं व्यक्त करते हैं, लोगों में रचनात्मक आता है, लोग अपने समाज के लिए अच्छा सोच पाते हैं, सबको बराबरी का हक मिलता है। तो दोनों पॉइंट, आप जो भी पॉइंट लिखोगे 6 के 6 नंबर मिलेंगे, इसमें कोई रटने वाला है नहीं आंसर। राष्ट्रपति के किन 3 विशेष अधिकार बताने बेटा? कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह को लौटा सकता है, जो अभी मैंने बताया था 74A में लिखा था ना बेटा, एक मंत्री परिषद होगी हेल्प करने के लिए। तो राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर लौटा सकता है, उसे अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है। और जब राष्ट्रपति को लगता है कि सलाह में कुछ गलती है या कुछ कमियां हैं, तो फैसला देश हित में नहीं है, तो वह पुनर्विचार के लिए कह सकता है। तो पहली शक्ति क्या है? कि किसी भी सलाह को, किसी भी ऑर्डर को, किसी भी आदेश को वह लौटा सकता है, पहला महत्वपूर्ण पॉइंट। दूसरा, राष्ट्रपति के पास वीटो शक्ति होती है, जिससे वह संसद द्वारा पारित विधेयकों को स्वीकृति देने में लेट कर सकता है या स्वीकृति देने से मना कर सकता है। सिर्फ किसको छोड़ के? धन विधेयक को, क्योंकि धन विधेयक लोकसभा में पेश होता है और लोकसभा के जो मेंबर चुन के आते हैं चुनाव दौरान, तो धन विधेयक को छोड़कर राष्ट्रपति अन्य सभी विधेयकों को डिले कर सकता है और मना कर सकता है। तीसरा महत्वपूर्ण, कि तीसरे प्रकार का क्या है कि विशेष राजनीतिक परिस्थितियों में जब ऐसा होता है कि किसी पार्टी को ठीक ढंग से वोट ना मिले, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। अपनी संसदीय व्यवस्था में लोकसभा के बहुमत दल को, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। यानी जब बहुत सारी पार्टियां आती हैं कि मेरे वाले बंदे को बनाओ, तो राष्ट्रपति नियुक्त करता है अपने विवेक से प्रधानमंत्री। लेकिन यदि चुनाव में किसी को बहुमत ना प्राप्त हो, तो ऐसे में राष्ट्रपति को अपने विशेष अधिकार का प्रयोग करके निर्णय लेना होता है कि किसे बहुमत का समर्थन प्राप्त है। यानी मान लो कोई पार्टी जीतकर आई अच्छे वोटों से, तो वो तो बन जाएगा, लेकिन लगता है किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला, तो राष्ट्रपति अपने दिमाग से प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। अगला, मंत्री परिषद के प्रधान के रूप में प्रधानमंत्री की, तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री इन दोनों में से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, लोकसभा राज्यसभा में से भी आ सकता है, और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री की भूमिका क्या है? मंत्री परिषद का निर्माण करता है। भाई अकेला एक प्रधानमंत्री सारे विभाग थोड़ी अपने पास लेगा, शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री, सब कुछ अपने अंडर में ले लेगा, तो कैसे काम चलेगा? तो उसकी सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती है, और मंत्री परिषद में 15% लोग हो सकते हैं। यानी मंत्री परिषद का निर्माण प्रधानमंत्री करता है। विभागों का बंटवारा,
जैसे भाई तू स्वास्थ्य मंत्रालय संभाल, तो शिक्षा मंत्रालय संभाल, तो विदेश मंत्रालय संभाल। तो मंत्रियों को विभागों बंटवारा प्रधानमंत्री करता है। और कई बार मंत्री परिषद की पुनर्गठना, यानी कि जैसे अभी आपके शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है, इससे पहले निशंक पोखरियाल थे, चेंज हो गए ना, तो जब चाहे उसका पुनर्गठन कर सकता है। मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है, पीएम अपने मंत्रिमंडल का हेड होता है। राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच कड़ी, यानी मंत्रिमंडल के जो भी निर्णय होते हैं वो राष्ट्रपति को बताता है। सदन का नेता होता है और सरकार का मुखिया होता है। तो आपको 7 बता दिए, 6 याद करने हैं। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और पेपर से पहले वीडियो जरूर देखा जाए। एनबी लर्निंग से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।